अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप सो यू आर ऑल वेल। तो स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे। और अगर आपने कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को नहीं पढ़ा तो फिर भी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको एक कंप्लीट जो है ना कम्प्रिहेंसिव टाइप का ओवरव्यू मिल जाएगा कि व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। ठीक है जी। तो 1965 में एक साहब है थॉमस ग्राहम, इसको बानी कहा जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, उसने क्या किया, ही नोटेड दैट क्रिस्टलाइनिक सब्सटेंस लाइक शुगर, ग्लूकोज, यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर कैन पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना, ये समझ लें कि छलनी समझ लें। ठीक है, उसने क्या किया, इन कंपाउंड्स को, इन सब्सटेंसेस को क्या किया, उस छलनी में से गुजारा। ठीक है, तो उसने देखा कि वो पास हो गए, वाटर में घोलने के बाद उनको गुजारा तो वो उसमें से पास आउट हो गया। ठीक है, ही आल्सो observed that in particles of like gelatin do not pass through in semi permeable membrane। उसने ग्लो और गिलेटिन वगैरह को भी गुजारने की कोशिश की तो ये उसमें से पास ना हुए। ठीक हो गया, तो उसने जो पहले पास आउट हो गए थे उनको नाम दिया क्रिस्टलाइड का, और दूसरे जो पास नहीं हुए उनको कोलाइड क्रिस्टलाइड्स का नाम दिया। यानी क्रिस्टलाइड और कोलाइड क्रिस्टलाइड। बेसिकली ये जो कोलाइड होता है ये एक वर्ड होता है ग्रीक वर्ड होता है जिसका होता है कोला। कोला का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है कोला, और कोला का मतलब होता है गिलू, आम जुबान भी हम गिलू। ठीक है, और ओएड का मतलब होता है लाइक, यानी गिलू लाइक जो सॉल्यूशन होंगे उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं। उसके अलावा एक और बात याद रखिएगा, दिस सब्सटेंसेस whose solution readily diffuse through a parchment membrane, for example glucose, sugar, salts like salt, acid and bases। यानी इनको हम क्या बोलेंगे, जिनके सॉल्यूशन उस पर्चमेंट मेम्ब्रेन या सिंपल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर जाएं, उनको हम क्रिस्टलॉइड्स का नाम देंगे। ठीक है, और वो वाले सब्सटेंसेस कोलाइड क्या होंगे, कोलॉइड्स, जिन whose solution diffused at very slow rate at parchment membrane, for example glue, gelatin, gum, अरेबिक। ठीक है, तो कोलाइड्स क्या हुए, वो वाले सॉल्यूशन जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजरते नहीं हैं, या अगर पर्चमेंट मेम्ब्रेन यानी कि कोई एडवांस टाइप की मेम्ब्रेन लेते हैं तो उसमें से उसका बहुत फ्लो रेट जो होता है वो कम होता है। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विद डायमीटर लाइंग बिटवीन 10 आंगस्ट्रॉम टू 200 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ तक जिनका डायमीटर होगा, डिस्पर्स इन एनी मीडियम कॉन्स्टिट्यूएंट अ कोलाइडल सिस्टम। डिस्पर्स होना, बिखरे होना किसी भी मीडियम के अंदर। अभी हम थोड़ी देर बाद इनको चेक भी करेंगे। और ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, कोलाइड्स जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं। अगर सिंपल बात करें ना सिंपल सॉल्यूशन की, तो सिंपल सॉल्यूशन आपको पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
लेकिन ये वाले जो कोलाइडल सिस्टम होता है ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, इसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम नहीं होती। इसका डायमीटर ये वाला होता है और इसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे भी ये जो डिस्पर्स मीडियम का नाम दिया गया है ना, जैसे ट्रू सोल्यूशन में एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, इसी तरह यहाँ पे भी ये जो कोलाइडल सिस्टम है यहाँ पे भी दो फेज़ होते हैं, एक को डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं, एक को डिस्पर्स्ड फेज़ का नाम देते हैं। तो अभी हम इनके बारे में भी बातें करेंगे। जी, तो पीछे हमने अभी बात की है कि एक होता है डिस्पर्स्ड फेज़, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन या नॉर्मल सॉल्यूशन में एक सल्यूट और सॉल्वेंट होता है, उसी तरह इसमें डिस्पर्स्ड फेज़ और डिस्पर्शन मीडियम होता है। ये जो डिस्पर्स फेज़ होता है ना, ये जस्ट लाइक सल्यूट की तरह होता है, ठीक है, ये सल्यूट की तरह होता है। और ये जो डिस्पर्शन मीडियम होता है ये समझ लें कि सॉल्वेंट होता है, जिसमें हम चीज़ किसी को डिस्पर्स कर देते हैं। और ये जो डिस्पर्स्ड मीडियम होता है ये डिसकंटिन्यूस होता है और ये वाला डिस्पर्शन मीडियम कंटिन्यूस होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप वाटर के अंदर स्टार्च को डाल देते हैं, स्टार्च डाल देते हैं, तो ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये एक कोलाइडल सोल्यूशन होगा और यहाँ पे ये जो वाटर है, वाटर डिस्पर्शन मीडियम DM से मैं इसको लिख रहा हूँ, और ये जो स्टार्च होगा ये डिस्पर्स्ड फेस होगा, ठीक है, DP डिस्पर्स्ड फेस होगा। तो रिमेंबर दैट। उसके बाद है यहाँ पे देखिए ट्रू सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे बोलूँ तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया था कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में और ट्रू सॉल्यूशन में किस चीज़ का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल का डिफरेंस होता है, ठीक है, पार्टिकल साइज़ का डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें ये 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक है, यानी ये 0.1 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक है, और ये 10 से लेके 1000 तक है, ये 1000 से लेके 10,000 तक है। सस्पेंशन जो होती है ना, ये आपने देखा होगा जैसे स्लरी होती है, जैसे कोई गाढ़ी चीज़ होती है, ठीक है, जैसे दही ले लें, जैसे कोई हनी ले लें, शहद ले लें जो गाढ़ा होता है, या शैम्पू जैसे होता है गाढ़ा सा, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखी आपने, जो पॉइंट आपके जहन में आया कि ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल साइज़ का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इन तीनों को थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है नेचर हमें पता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना वो होमोजीनियस होता है, यानी होमोजीनियस का मतलब है उसकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है, लेकिन ये दोनों के दोनों हेट्रोजीनियस हैं। हेट्रोजीनियस इसलिए हैं कि इनकी कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती, क्योंकि पार्टिकल साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद पार्टिकल साइज़ की बात की हमने, पार्टिकल साइज़ की बात हो गई है, इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इस चीज़ को देखें। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, कभी आपने उसको बनाया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप NaCl का सॉल्यूशन बना लें, उसमें लाइक वाटर में बना लें, अच्छे तरीके से बना के रख दें, तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद क्या आप देखेंगे कि वहाँ पे नमक जो नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठता, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का इफ़ेक्ट ही नहीं होता पार्टिकल के ऊपर, इसलिए पार्टिकल नीचे नहीं बैठते। इसी तरह कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है वो उसके ऊपर भी ग्रेविटी का असर नहीं होता। वो कैसे? मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम गदला पानी आपने देखा होगा, जो बहुत ज़्यादा गदला हो जाता है पानी, तो उस गदले पानी के अंदर आपने
एक दिन देखेंगे, दूसरे दिन देखेंगे, तीसरे दिन भी देख लेंगे ना, तो वो उसी तरह गदला आपको नज़र आएगा, क्योंकि वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, उनके पार्टिकल के ऊपर भी ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। उसके बाद ये वाले जो होते हैं, इनके पार्टिकल आर सेटल ऑन स्टैंडिंग, यानी अगर इसको आप स्टैंड कर देंगे ना, सोल्यूशन को आप मतलब शेक ना करें उसको या हिलाएं ना किसी चीज़ के थ्रू, तो अगर आप उसको स्टैटिक रख देंगे कर देंगे, तो ये वाला सोल्यूशन जो होगा, जिसको हम सस्पेंशन बोल रहे हैं, इसके पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है फिल्टरेबिलिटी, यानी फ़िल्टर पेपर के थ्रू जब इनको गुजारने की हम कोशिश करते हैं, तो हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन फ़िल्टर पेपर में से इजी गुजर जाता है। पानी अक्सर आपने गुजारा होगा, शुगर की सॉल्यूशन आपने गुजारा होगा, NaCl का सॉल्यूशन गुजारा होगा, तो वो इजीली फ़िल्टर पेपर से में से गुजर जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे पार्टिकल साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन उसमें से नहीं गुजर पाते। इसी तरह यहाँ पे तो और बड़ा हो गया ना पार्टिकल साइज़ सस्पेंशन में, तो ये बिल्कुल भी नहीं गुजरेंगे। उसके बाद डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहते हैं ना कि जो छोटी चीज़ होती है वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है, यानी वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या था कि मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है डिफ्यूजन का, यानी जितना मास ज़्यादा उतनी कम डिफ्यूजन, और जितना मास कम उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज़ का ही तो फ़र्क है, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में तो पार्टिकल होते ही बड़े छोटे हैं, तो इट्स मीन कि ये ज़्यादा फास्ट मूव रैपिडली डिफ्यूज़ कर सकते हैं, ये उससे कम, और ये करेंगे ही नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद विजिबिलिटी, यानी दिखने में कैसा नज़र आएगा। पार्टिकल्स कंप्लीटली इनविजिबल एंड डू नॉट स्कैटर लाइट। देखें, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, उसमें तो हमें नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता, उसमें से आप लाइट भी गुजारेंगे तो वो आपको स्कैटर हुई लाइट नहीं मिलेगी। ये भी इनविजिबल होते हैं बट स्कैटर करते हैं लाइट को। इसी स्कैटरिंग की वजह से टिंडल इफ़ेक्ट का फिनोमिना जो है ना वो हमें देखने को मिलता है। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? आप ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पूछा गया है और इस प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया था। टिंडल इफ़ेक्ट होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कोलाइडल सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो आपको ये भी पता है कि फिर क्या होगा कि जब आप लाइट उसके ऊपर फॉल करवाएंगे ना, तो जहाँ से लाइट गुजर रही होगी उसका रास्ता हमें नज़र आ रहा होगा, यानी कि जो लाइट गुजर रही होगी उसका लाइट के गुजरने का जो रास्ता होगा वो इल्यूमिनेट कर रहा होगा, जगमगा रहा होगा। तो इट्स मीन कि ये जो होती हैं ये स्कैटर होती हैं और इसी से टिंडल इफ़ेक्ट का फिनोमिना स्टडी होता है, और ये विजिबल भी होती हैं और स्कैटर भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद अपीयरेंस, मतलब ज़ाहरी शक्ल व सूरत। आपको पता है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट दिखने में नज़र आता है, क्लियर सॉल्यूशन होता है, ये भी क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और ये ओपेक होता है, यानी ये थोड़ा गदला हमें नज़र आएगा। ठीक है। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं ना, वो बॉइलिंग पॉइंट में डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, और फिर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और फिर उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड हैं विद ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन में भी नॉर्मल सॉल्यूशन को हम लेते हैं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन होती ही बहुत कम है। तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन की बजाय यहाँ पे पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, तो ये फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करते, और इससे में तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिर टिंडल इफ़ेक्ट, अभी हमने बात की है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना वो टिंडल इफ़ेक्ट शो नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था इस दफ़ा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू सॉल्यूशन, या कहता था कि ट्रू सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो टिंडल इफ़ेक्ट की हेल्प से हम उसको पहचान सकते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि लाइट जहाँ से गुजरी उसका रास्ता
चमकदार हो, और ये तो फिर ज़ाहिर करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और ये भी नहीं करते। उसके बाद कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल चीज़ हम उसमें ऐड करें तो वो नीचे बैठ जाए। तो भाई साहब ये जो होते हैं ना ट्रू सॉल्यूशन, इनको कोआगुलेट किया जा सकता है कोई चीज़ बाहर से ऐड करके, और इनको भी किया जा सकता है लेकिन इनको नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद बहुत मज़ेदार जो है ना टॉपिक शुरू हो चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। बड़ी मज़ेदार इसकी क्लासिफिकेशन और बहुत आसान है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस की बेस के ऊपर इसकी जो क्लासिफिकेशन है। तो कहता है कि यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो डिस्पर्शन मीडियम होता है ना, ये अब डिसाइड करेगा कि हमने क्या नाम देना है अपने कोलाइडल सॉल्यूशन को। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, अपीयरेंस की बेस पे दो टाइप के होते हैं, एक को सोल बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं हम जेल बोलते हैं। अब ये जो सोल होगा ना, ये फ्लूइड टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो लिक्विड होगा। डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर तो वो हुआ लिक्विड वाटर तो उसको हम हाइड्रोसोल या एक्वासोल का नाम दे देंगे, अगर वो डिस्पर्शन मीडियम वाटर हुआ तो। अगर वही डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास अल्कोहल हो जाए तो उसको एल्कोसोल बोलेंगे। वही डिस्पर्शन मीडियम अगर हमारे पास बेंजीन हो जाए तो उसको बेंजोसोल का नाम देंगे। और कोलाइडल सॉल्यूशन अ सिस्टम इन विच द डिस्पर्शन मीडियम इज़ गैस, जहाँ पे गैस आ जाएगा वहाँ पे उसको एरोजोल बोलेंगे। और यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ज़रा गौर करना प्रीवियस पेपर में, ठीक है। तो रिमेंबर दैट के डिस्पर्शन मीडियम की बेस के ऊपर हम यहाँ पे सोल को नाम देंगे, ठीक है। बहुत इजी सी चीज़ें हैं। उसके बाद कहता है कि कोलॉइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्शन मीडियम इज़ सॉलिड, यानी जिसमें डिस्पर्शन मीडियम हम सॉलिड ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेल बोलेंगे, ठीक है। यानी गिलेटिन का सॉल्यूशन ले लें वार्म वाटर में, या चीज़ की एग्जांपल ले लें, तो जहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम हुआ सॉलिड तो उसको हम बोलेंगे जेल। ये जो जेल होती है ना, ये सेमी सॉलिड लाइक एक सॉल्यूशन होता है, सेमी सॉलिड, ठीक है, या रिज्ड टाइप का एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम जेल का नाम दे रहे हैं। उसके बाद है टाइप्स बेस्ड ऑन चार्ज की बेस के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। पॉजिटिव वो होंगे जहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे, यानी मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है उस मेटल के ऊपर तो वो नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाएगा। आप फर्दर एग्जांपल भी चेक कर लें इसकी, फर्दर एग्जांपल चेक कर लें जी इसकी। देखें, पॉजिटिवली चार्ज जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल वो है हेमोग्लोबिन की है, बेसिक डाइज हैं सच एज मिथाइलिन ब्लू, उसके बाद आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और ये नेगेटिव सॉल्यूशन क्या है, मेटल सच एज प्लाटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, मेटल सल्फाइड्स हैं, आर्सेनिक है, स्टार्च, क्ले, सैलिसिलिक एसिड डाइज सच एज टोसिन। तो ये जो है नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल हैं। यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये किस वजह से होती है। ये बेसिकली ये जो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है। यानी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो चार्ज्ड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं।
उसके बाद अगली टाइप्स हैं। अगली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन या अफिनिटी। पिछले लेक्चर में भी मैं बात कर चुका हूँ कि अफिनिटी और इंटरेक्शन एक ही चीज़ होती है। अब यहाँ पे चेक करना है। अब ज़रा मेरी पिछली बात याद रखना कि मैंने बोला कि डिस्पर्शन मीडियम जो होगा वो क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है सॉल्वेंट, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में होता है। और जो डिस्पर्स फेज़ होता है उसको हमने क्या नाम दिया, जस्ट लाइक अ सल्यूट, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में होता है। तो यहाँ पे अगर इस डिस्पर्शन मीडियम की जो इंटरेक्शन या अफिनिटी है वो वाटर के साथ हुई ज़्यादा, तो उसको बोलेंगे हम लियोफिलिक सोल। लियोफिलिक का मतलब पता है ना, लविंग, यानी वाटर लविंग या सॉल्वेंट लविंग, सॉल्वेंट लविंग जो चीज़ होगी, अगर यानी सिंपल अल्फाज में देखें ना, अगर डिस्पर्शन मीडियम की ज़्यादा मोहब्बत हुई सॉल्वेंट के साथ तो इट्स मीन कि वो सॉल्वेंट लविंग सोल है, तो उसको बोलेंगे लियोफिलिक सोल। द कोलॉइडल सिस्टम इन विच पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यही याद रखिएगा, यानी अगर डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स फेज है, दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है तो वो लियोफिलिक सोल बना देंगे। अगर उनके दरम्यान नफ़रत है तो वो लियोफोबिक, फोबिया समझते ना, इसको ये फोबिया, इसको ये फोबिया है, तो लियोफोबिक कौन सी होगी, जहाँ पे उन दोनों में मोहब्बत कम होगी। तो लियोफिलिक जो है वो गम है, उसमें जिलेटिन या गिलेटिन, स्टार्च है, रबर है, प्रोटीन वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लें, लियोफिलिक को एमल्सॉइड भी बोलते हैं, एमल्सॉइड। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, वही बात अगेन रिपीट करने लगा हूँ मैं, कि डिस्पर्स्ड फेज़ की जो अफिनिटी है या इंट्रैक्शन है, जो प्यार है, वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ नहीं होता। इस वजह से इसको हम बोलते हैं लियोफोबिक। ये नफ़रत करती है, यानी एक दूसरे से, दोनों चीज़ें, दोनों फेज़ एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। तो इसी बेस के ऊपर हम बोलते हैं कि ये लियोफोबिक सोल होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेटल एंड देयर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। तो दीज आर लियोफिलिक एंड लियोफोबिक सोल। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं जी? तो जी अगली बात है हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, लियोफिलिक की और लियोफोबिक सोल की। नेचर की बात करें तो ये रिवर्सिबल होती हैं। लियोफिलिक जो सोल है ना, ये रिवर्सिबल होती है और इसकी प्रिपरेशन बहुत आसान होती है, ठीक है। लेकिन ये इरिवर्सिबल होती है, जब एक दफ़ा बन गई तो इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता और इसकी प्रिपरेशन डिफ़िकल्ट होती है। उसके बाद स्टेबिलिटी। अब ये जो स्टेबल नॉट कोआगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी लियोफिलिक स्टेबल होती है, यानी आपस में उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने एक दूसरे में अच्छा खासा इमर्ज हुए, यानी इनको स्टेबल नॉट कोआगुलेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी ये स्टेबल होती है लियोफिलिक, और इसके अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं ना तो ये कोआगुलेट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद दूसरी लियोफोबिक जो है ये अनस्टेबल होती है। इसमें अगर कोई कोआगुलेटिंग मटेरियल डालेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये फिर कोआगुलेट हो जाएगी। उसके बाद है चार्ज। इसके ऊपर या तो होता ही नहीं है या थोड़ा सा चार्ज होता है, डिपेंड करता है पीएच के ऊपर। इसके ऊपर चार्ज होता है। विस्कोसिटी इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है। सरफेस टेंशन इसकी हायर होती है, इसकी लो होती है। सॉल्वेशन इसकी हाई होती है, इसकी लो, ये होती ही नहीं है। विजिबिलिटी कैन नॉट बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी कि अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप भी इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसको देख सकते हैं। अगली बात ये है कि ये जो होती है ना लियोफोबिक, ये टिंडल इफ़ेक्ट शो करती है, टिंडल इफ़ेक्ट देती है, ये टिंडल इफ़ेक्ट देती है लियोफोबिक, और ये वाली नहीं देती। उसके बाद ये वाली जो होती है ये इंट्रिंसिक होती है,
ठीक है, इंट्रिंसिक होती है और ये एक्सट्रिंसिक होती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का यू नो वेरी वेल। उसके बाद टिंडल इफेक्ट, वही बात आ गई आगे वाली भी, कि टिंडल इफेक्ट जो होता है ये नहीं देती, ये देती है टिंडल इफेक्ट। कॉलिगेटिव, ऑस्मैटिक प्रेशर बढ़ता है, डिप्रेशन भी बढ़ता है। फिर उसके बाद इसमें लो होता है। एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कॉज कोगुलेशन। पीछे हमने बात की है ना कि इसके ऊपर कोगुलेशन का असर नहीं होता, तो लार्ज अगर अमाउंट डाल देंगे फिर तो अल्टीमेटली होगा ना। एक आपके पास लियोफिलिक सोल्यूशन बना भी हुआ है, तो उसमें आप वो बेचारा आधा किलो है, उसमें 1 kg जो है ना वो खुश्क ड्राई चीज़ डाल देंगे तो वो फिर उसी तरह तो कायम नहीं रहेगा। इसमें स्मॉल अमाउंट। फिर कंडक्टिविटी इसकी हाई होती है और ड्यू टू सेंसिटिव इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन रेयरली, यानी इसमें कम होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये एग्जांपल है लियोफिलिक की, स्टार्च, गम, प्रोटीन, जिलेटिन, और इसमें मेटल, सोल वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो उसके बाद है हमारे पास बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज़, मॉलिक्यूलर की साइज़ के ऊपर कोलाइडल सॉल्यूशन की किस्में हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो पार्टिकल साइज़ होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल साइज़ जो होंगे वो अपने आप को कोलॉइडल रेंज में ले आएंगे, यानी छोटे छोटे पार्टिकल जमा होके कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे और कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल चेक करें, सल्फ़र कोलॉइड्स है ना, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ़र, इसमें 1000 ऑफ एटम्स होंगे सल्फ़र के। ठीक है, और इसमें यहाँ तक इसका क्या बोलते हैं डायमीटर होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल का। अंडरस्टैंड, यू गॉट इट, कि इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे स्मॉल एटम्स आपस में एग्रीगेट होंगे, जमा होंगे, और वो कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे और वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर बोलेंगे ना, मल्टी मॉलिक्यूल मिलके, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। उसके बाद ये लियोफोबिक सोल, यानी इसमें दोनों का करैक्टर होता है। यहाँ पे लियोफोबिक लिखा लेकिन दोनों का करैक्टर होता है। इसमें वीक वांडरवाल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको बोलूँ ना, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो इसको बोलते हैं मिसिल्स या मिशाल बोलते हैं। ये जाग नहीं जो बन जाती, उसको बोलते हैं जाग को, साबन की जाग, मिशाल। आगे हम जाके पढ़ेंगे भी इसके बारे में। तो ये जस्ट लाइक मिशाल होती है। ठीक है, उसके बाद है मैक्रो मॉलिक्यूल जी। तो पीछे हमने बात की मल्टी मॉलिक्यूलर में कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक एग्रीगेट बना लेते हैं जो कि कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, वो इटसेल्फ जो है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। तो इसमें एग्जांपल है पॉलीमर होते हैं, लाइक स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स है। ये सिंपली अल्फाज में मैं आपको बोल दूं कि इसमें बड़े जो पार्टिकल होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं वो अपने आप को कोलॉइडल रेंज में ले आते हैं। मिसालें दी हुई हैं। और ये लियोफोबिक, ये वाली जो होती है ये लियोफिलिक सोल होती है, लियोफिलिक सोल होती है। ठीक है, और इसमें लियोफिलिक सोल होती है। दिस रिजेंबल ट्रू सोल्यूशन, और ये ट्रू सोल्यूशन की तरह। अभी पीछे जो लियोफिलिक पढ़ के आए हैं उसमें देखा नहीं था कि स्मॉल साइज होता है और वो टिंडल इफेक्ट भी नहीं शो करती, जस्ट लाइक ट्रू सोल्यूशन। तो यहाँ भी वही बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स जी। तो नेक्स्ट इसकी टाइप है एसोसिएशन कोलॉइड्स या एसोसिएशन कोलॉइड मल्टी मॉलिक्यूलर्स या मिसिल्स या मिसाल पढ़ लें इसको। ठीक है, जो भी आप पढ़ सकते हैं। कहता है कोलॉइड्स
विच बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसनट्रेशन, ऐसे कोलॉइड जो कि लो कंसनट्रेशन के ऊपर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट एट हायर कंसनट्रेशन वो बिहेव करते हैं एज ए, बट एट हायर कंसनट्रेशन कोलॉइडल पार्टिकल एट हायर कंसनट्रेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट। जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि लो कंसनट्रेशन के ऊपर ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर उसकी कंसनट्रेशन को बढ़ा दिया जाए और वो एग्रीगेट होके कोलॉइडल रेंज में आ जाती है, इसी को हमने बोला एसोसिएट नाम से भी ज़ाहिर है ना, इसको बोलते हैं मिसाइल या एसोसिएट कोलॉइड्स। ठीक है, द मिसाइल क्या है, एक अजीब वर्ड है। मिसाइल्स आर फॉर्म बाय एसोसिएशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स अबव सर्टन कंसंट्रेशन, एक ख़ास कंसंट्रेशन के ऊपर ये काम होगा, जिसको हम बोलते हैं, यानी वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर मिसाल बनेगी उसको हम क्रिटिकल मिसाल कंसंट्रेशन का नाम देते हैं, क्रिटिकल मिसाल कंसंट्रेशन का नाम देते हैं CMC। और जिस फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिस्पर्स फेज़ के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल सोप में इसकी जो क्रिटिकल मिसाल कंसंट्रेशन है वो 10 की ताकत -3 मोल पर लीटर होती है, और वो वाला पॉइंट, वो वाला टेम्परेचर जहाँ पे मैक्सिमम मिसाल बन सकती है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो मिसाल होती है इसके दोनों एंड होते हैं, इसके लियोफिलिक और लियोफोबिक दोनों एंड होते हैं। चूँकि मिसाल जो है ना, ये सोप में ऐसा होता है ना फिनोमिना, तो सोप में आपको पता है कि एक उसका हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। जो हाइड्रोकार्बन्स चेन होती है ना, हाइड्रोकार्बन्स चेन होती है वो लियोफोबिक होती है, हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वो लियोफोबिक होती है। और उसके साथ जो हम कार्बोक्सिल या सल्फोनिक ग्रुप लगाए होते हैं, कार्बोक्सिल या सल्फोनिक ग्रुप लगाए होते हैं, वो लियोफिलिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों मौजूद होते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा कि सोप के अंदर क्या फिनोमिना होता है। सोप के अंदर मिसाल बनती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। तो यही फिनोमिना होता है इन क्लीनिंग एक्शन में। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें याद रखनी है आपने, मिसाल किसको बोलते हैं, लो कंसंट्रेशन पे आम तौर पे जो कोलॉइड होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब उसकी कंसंट्रेशन को थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो एट सर्टन कंसंट्रेशन उनके एग्रीगेट आपस में जॉइन होकर एसोसिएट कोलॉइड या मिसाल बनाते हैं। ठीक है, और मिसाल जो होती है वो जिस मिनिमम कंसंट्रेशन के ऊपर बनती है उसको हम CMC का नाम देते हैं, और जिस पे मैक्सिमम बने टेम्परेचर उसको क्राफ्ट टेम्परेचर का नाम देते हैं। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट इनके इसके अंदर होते हैं। दैट्स इट। उसके बाद प्रिपरेशन, ये भी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक शुरू हो गया है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, यानी लियोफिलिक सॉल्यूशंस की, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशंस की हम बेसिकली प्रिपरेशन कैसे करते हैं सोल्स की। जी, तो उसके बाद अभी जो प्रिपरेशन है ना कोलॉइडल सॉल्यूशन की या लियोफिलिक सोल्स की, लियोफिलिक सोल्स को मैंने स्टार्ट पे ही जब हम डिफरेंस कर रहे थे दोनों का, तो ये इंट्रिंसिक थी। ठीक है, और लियोफोबिक जो होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है। कहता है कि ये जो होती हैं सब्सटेंसेस विच आर इंट्रिंसिक कोलॉइड्स सच एज गिलेटिन, रबर आर कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन व्हेन वार्म्ड विद वाटर और सम अदर सॉल्वेंट। कहता है कि जब इसको गर्म किया जाता है पानी के साथ तो हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। दे आर कॉल्ड लियोफिलिक सॉल्यूशंस। दे आर कन्वर्टेड टू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय डिस्पर्शन मेथड। डिस्पर्शन मेथड
के थ्रू, अब दो मेथड होते हैं, एक कंडेंसेशन मेथड होता है और एक डिस्पर्शन मेथड होता है। तो हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन जो है ना दो तरीक़ों से करते हैं, एक कंडेंसेशन मेथड होते हैं और एक डिस्पर्शन मेथड होते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में और डिस्पर्शन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? जो डिस्पर्शन मेथड होता है उसमें हम लार्जर जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल होते हैं, बिगर पार्टिकल जो होते हैं, उनको स्मॉलर साइज़ में कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब सिंपल ये है कि लार्जर पार्टिकल को हम ब्रेक डाउन करके कोलाइडल रेंज में उनको लेके आ जाते हैं। इसमें तीन तरीके होते हैं, एक मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड होता है, एक इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है जिसको हम ब्रैडिक्स आर्क मेथड का नाम भी देते हैं, और एक पेप्टाइजेशन होती है। हमने इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी, टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे। डिस्पर्शन मेथड कौन से होंगे? जिसमें हम बिगर पार्टिकल को तोड़ के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर देंगे, और ये तीन प्रोसेस इसमें हो गए हैं। सबसे पहले है मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड। देखिए, मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड में आपने क्या करना है, सबसे पहले सस्पेंशन बना लेनी है। ठीक है, सस्पेंशन समझते हैं ना, पीछे हमने पढ़े भी है। सस्पेंशन या स्लरी आपने बना लेनी है डिस्पर्स फेज की और डिस्पर्शन मीडियम के अंदर। ज़ाहिर सी बात है, डिस्पर्शन मीडियम यानी कोई सॉल्वेंट लेके उसके अंदर आपने अपने पार्टिकल को जिसकी भी बनाना चाह रहे हैं उसको उसमें फेंक देना है, और आपने उसकी सस्पेंशन या स्लरी बना लेनी है। अब क्या करना है, आपने उस स्लरी को आपने कहाँ से गुजारना है? आपने दो प्लेट होंगी स्टील की, दो स्टील की प्लेट्स होंगी, उनको मिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जो स्टील की जो प्लेट्स होंगी इनमें से हम गुजारेंगे उसको, तो वो जो इसके ऊपर हाई जो है ना शेयर फोर्स लगती है, हाई शेयर फोर्स लगती है, और वो फोर्स क्या करेगी, पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देगी, और इस तरीके से हमें कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कोलाइडल पार्टिकल मिल जाएंगे। तो इट्स मीन कि इसमें हम कौन सी, एक तो पेंट के कोलाइड्स तैयार करते हैं, वार्निश की करते हैं, इसके अलावा ग्रेफाइट का अगर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो वो भी इसके थ्रू आप बना सकते हैं। इसके अलावा ये वाला ही मेथड जो है ना, प्रिंटिंग इंक जो होती है उसको बनाने के लिए यही मेथड इस्तेमाल किया जाता है। दोबारा मैं बोल देता हूँ कि मैकेनिकल डिस्पर्शन में आपने क्या करना है कि डिस्पर्शन मीडियम को हमने पीछे बातें की भी है ना कि सॉल्वेंट का नाम देते हैं, उसको उस सॉल्वेंट के अंदर बना के, फॉर एग्जांपल आप ग्रेफाइट के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो आप ग्रेफाइट को लें, उसको सॉल्वेंट में डाल के उसकी स्लरी या सस्पेंशन बना लें, फिर आपके पास एक डिवाइस होगी, उसमें दो प्लेट लगी होंगी स्टील की, उसमें से गुजारेंगे, ऊपर से फोर्स लगेगी, पार्टिकल टूट के छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपके पास कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दैट इज़ मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड जी। तो इस वाले प्रोसेस में इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड में बेसिकली ये ब्रैडिक आर्क मेथड है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। एक क्या बोलते हैं ना कि इंटेंस इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल तैयार करना चाह रहे हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या प्लैटिनम की कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर के अंदर, वाटर को एज ए सॉल्वेंट यानी डिस्पर्शन मीडियम इस्तेमाल करके इसमें इनको फेंक देंगे। फेंक दिया, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लेना है टैंक, समझ लें, यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे डीआयोनाइज्ड वाटर है आपके पास। तो आपने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी डाल लेना है जो कि एज ए स्टेबलाइज़र का काम करेगा। जैसे ही ये दो जो इलेक्ट्रोड है ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं दो, जब इनके ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो फिर क्या होगा कि इसमें आपने डाला हुआ है सारा वो सिस्टम, तो उसकी वेपोराइजेशन होगी, वो वेपर्स बन के ऊपर को आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वेपर्स बन के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और इन्हीं वेपर
को हम दोबारा कंडेंस कर लेंगे, और कंडेंस करेंगे तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, यानी आपका जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि प्लाटिनम गोल्ड सिल्वर की कोई तैयार करना चाह रहे हैं कोलॉइडल सोल्यूशन, आपने इनको वाटर के अंदर मिक्स कर लिया, वाटर के अंदर फेंक दिया, फिर आपने क्या किया, एक टैंक लिया, टैंक के अंदर डीआयोनाइज्ड वाटर डाला और उसमें आपने अपना वो सैंपल डाल दिया। तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे आप तो क्या होगा कि वेपोराइजेशन होगी। वेपोराइजेशन जो होगी, ऊपर जो वेपर्स होंगे उनको आपने कंडेंस कर लिया, तो दैट विल बी योर लेकिन याद रखना है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और इस दौरान जो टेम्परेचर जो होगा वो लो रखना है आपने। ठीक हो गया जी। तो भाई साहब जो पेप्टाइजेशन है, पेप्टाइजेशन ये बेसिकली पेप्टाइजेशन ये रिवर्स है किसका, ये रिवर्स प्रोसेस है कोगुलेशन का। कोगुलेशन का आपको पता अब चल गया होगा कि कोगुलेशन क्या होती है। कोगुलेशन का अमल होता है कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, लेकिन पेप्टाइजेशन का क्या मतलब होगा, किसी चीज़ को हमने डिस्पर्स करना है। ठीक है, डिस्पर्स करना है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि किसी चीज़ की आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें कोई पेप्टाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लेंगे। पेप्टाइजिंग एजेंट आप उसमें फेंक देंगे। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं जी आप चाह रहे हैं किसी चीज़ की भी कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, लाइक आप FeOH थ्राइस यानी ये सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं आप कोलॉइडल, तो आप इसमें क्या डालेंगे, Fe3 डालेंगे। ठीक है, +3 के साथ इसको डालेंगे एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट। इसी तरह आप चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि AgCl आपने तैयार करना है, तो इसको तैयार करने के लिए आप क्या डालेंगे, HCl को एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल और भी पेप्टाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं ग्लू का, गम का, ग्लिटिन का, तो आप वाटर को इनमें डालेंगे तो आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी तरह की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। फॉर एग्जांपल कहता है कैडमियम सल्फाइड और मर्क्यूरी सल्फाइड दोनों को पेप्टाइज करना है, किसकी हेल्प से, H2S दोनों में डाल दें, तो ये क्या हमारा होगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरह कहता है स्टानिक एसिड की अगर आपने कोलॉइडल तैयार करना है तो आप इसमें क्या डालेंगे, HCl या अमोनिया डाल देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन कैरी आउट अ पेप्टाइजेशन, मतलब आपने कोई पेप्टाइजिंग एजेंट डाल देना है उसमें, तो इस तरीके से आपका जो है ना प्रोसेस हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड केमिकल भी हो सकते हैं और फिजिकल भी हो सकते हैं। केमिकल मेथड में सबसे पहले है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन ये केमिकल रिएक्शन है बेसिकली। डबल डिकम्पोजिशन मेथड होते हैं ना, सिंगल डिकम्पोजिशन होती है और डबल डिकम्पोजिशन होती है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार करना, तो आप क्या करेंगे, आर्सेनिक ऑक्साइड को H2S के साथ मिलाएंगे, इन दोनों का डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और हमें ये वाला कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली आप चाह रहे हैं कि आप पर्शियन ब्लू का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, FeCl3 और K4 आयरन हेक्सासियानो यानी हेक्सासियानो पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे इनका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा एंड वी गेट पर्शियन ब्लू कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट केमिकल जो प्रोसेस है वो है हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर को डालना है। वाटर को डालना है, फॉर एग्जांपल हम बनाना चाह रहे हैं FeOH थ्राइस यानी आयरन ऑक्साइड का बनाना चाह रहे हैं हम कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो हम उसमें वाटर को और HCl को ऐड करेंगे और इस तरीके से हमें क्या हाइड्रोलाइसिस होगी और डीप रेड कलर का ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। और इस काम को क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमने कॉन्स्टेंटली इनको स्टिर करना है, कॉन्स्टेंटली स्टिर करना है यानी हिलाते रहना है, तो आपको इस कलर का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद है भाई ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन तरीके से आप कोलॉइडल सल्फर को प्रिपेयर करते हैं और कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप इसकी जगह SO2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड की जगह पे SO2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कोलॉइडल सल्फर मिल जाएंगे। इसी तरह से रिडक्शन करवा सकते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल कोलॉइडल गोल्ड या सिल्वर की आप तैयार करना चाह रहे हैं, तो इसके थ्रू कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे उसके साथ और हमें मिल जाएगा कोलॉइडल गोल्ड मिल जाएगा, या सिल्वर आप तैयार करना चाह रहे हैं। उसके बाद है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में सबसे पहला है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर एंड मर्करी इन वाटर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ सब्सटेंस इन कोल्ड वाटर contain ammonium ammonium salt. इस प्रोसेस में हम ऐसा करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने सल्फ़र और मरकरी का जो नाम तैयार करना है, तो आप उसको कोल्ड वाटर के साथ क्या करेंगे, उसमें से गुजारेंगे और स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करेंगे ये वाला, तो आपको ये वाली कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाय एक्सेस कूलिंग, ये वाला प्रोसेस जो है ये हमें प्रीवियस 2017 में इसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जी। तो उसके बाद है इसमें से हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था आइसक्रीम से रिलेटेड कि जो आइसक्रीम होती है उसमें कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। तो ये एक्सेस कूलिंग जो है ना, ये फिनोमिना होता है इसमें आइसक्रीम के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है बाय एक्सेस मेथड से, तो आप क्या करेंगे कि वो आइस का बनाना ना, आइसक्रीम फॉर एग्जांपल आपने बनानी है, तो आप क्या करेंगे वाटर को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, लाइक क्लोरोफॉर्म के साथ आप मिक्सअप कर देंगे और इनको फ्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये आइसक्रीम मिल जाएगी। देखें जी, प्योरीफिकेशन, ज़ाहिर सी बात है जब हम तैयारी करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं या कोई इलेक्ट्रोलाइट रह जाता है उसमें, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को निकालना है हमने, जो एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे उन कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो डिफरेंट तरीके हैं उसमें, जो कि 3 तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायलिसिस का मतलब होता है सिंपली फिल्ट्रेशन करना बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल हम देखें जी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजोल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई डिजोल्व सब्सटेंस है, तो उसको बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए उसको हमने निकाल देना है। अपरेटस जो इसके लिए इस्तेमाल होगा उसको हम डायलाइज़र का नाम देंगे। पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन यूज़ हो सकती है, या सिलोफेन इस्तेमाल हो सकता है फॉर दिस पर्पज़। डायलिसिस करवानी है बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, तो इससे प्योरीफिकेशन हो जाएगी। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोडायलिसिस। एक सिंपल डायलिसिस है, एक इलेक्ट्रोडायलिसिस है। तो इलेक्ट्रो मीन कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो सेपरेट नहीं होंगे। उसकी रीज़न आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट ही जो है ना वो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, बाकी जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो तो नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से तीसरा तरीका होता है हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
यानी अल्ट्रा फिल्टर पेपर ले लें और उसके थ्रू फिल्ट्रेशन करवा दें, दैट्स सिलोफेन मेम्ब्रेन, ये एक ब्रीक कागज़ होता है। तो इस तरीके से हम जो है ना प्योरीफिकेशन कर सकते हैं। डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में मौजूद इम्प्योरिटीज या इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकाल सकते हैं। जी, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिर मैकेनिकल, फिर ऑप्टिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर कोलिगेटिव। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हेट्रोजीनिटी, स्टार्ट पे ही हमने पढ़ा था कि ये हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसमें डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्शन फेज़ होता है, और जब हम इनकी करवाते हैं ना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डायलिसिस, तो ये दोनों चीज़ें हमें बता देती हैं कि ये हेट्रोजीनियस है कोलॉइडल सॉल्यूशन। उसके बाद फिल्टरबिलिटी, फिल्टर पेपर में से ये पास कर जाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। नॉन सेटिंग नेचर, ये स्टार्ट पे हमने पढ़ा था कि इनके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता, ठीक है, सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल कोलॉइडल सॉल्यूशन में। जी, तो कलर की अगर हम बात करते हैं ना कोलॉइडल सॉल्यूशन की, तो कलर जो है ना नॉट ऑलवेज सेम, कलर कोलॉइडल सॉल्यूशन के सेम नहीं रहते, वो डिपेंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल साइज़ और शेप के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी पार्टिकल साइज़ के ऊपर। फिर लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, यानी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करते हैं किस किस्म की जो है ना वेवलेंथ की लाइट आ रही है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। द वे ऑफ ऑब्जर्वर रिसीव्स लाइट, दैट इज़ वेदर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। मिसाल के तौर पर कहता है कि जो फाइनेस्ट गोल्ड होता है, अगर पार्टिकल साइज मतलब गोल्ड का छोटा होता है, तो इज़ रेड इन कलर। एज पार्टिकल साइज इंक्रीज, जब जैसे जैसे करता है तो वो पर्पल बन जाता है। इसी फैक्ट की वजह से गोल्ड को पर्पल ऑफ कैशिस का नाम भी देते हैं। इसी तरह डाइल्यूट मिल्क जो है वो ब्लूइश होता है, ठीक है, लेकिन अगर यानी रिफ्लेक्टेड लाइट में वो ब्लूइश कलर का नज़र आता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइट में वो रेडिश नज़र आता है। सो दिस इज बेसिकली हाउ कलर ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन डिफरेंट थिंग्स। जी, तो वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें से भी आपसे पूछा गया प्रीवियस पेपर में, ठीक है। एक तो स्टेबिलिटी, ये तो क्वाइट स्टेबल होते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, ब्राउनियन मूवमेंट, ये जिग जैग मोशन होता है, ठीक है, इर्रेगुलर, रैंडम, जिग जैग या स्वार्मिंग मोशन कोलॉइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। इसको हम ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं या ब्राउनियन मूवमेंट का नाम देते हैं। अब इसको रॉबर्ट ब्राउन ने पहली दफ़ा स्टडी किया। रॉबर्ट, इसी वजह से इसको रॉबर्ट ब्राउन, इस भाई साहब ने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। अब जो अगली चीज़ है, ये जो मोशन होती है ये डिपेंड करती है पार्टिकल साइज़ के ऊपर, पार्टिकल साइज़ के ऊपर। अब ये भी समझ लें कि रीज़न क्या है कि ऐसा होता है। देखें, जो सॉल्वेंट होता है ना, यानी डिस्पर्शन मीडियम जो होता है, डिस्पर्शन मीडियम जिसको हम सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, उसके पार्टिकल अटैक करते हैं। उसके पार्टिकल किसके ऊपर अटैक करते हैं? डिस्पर्स फेज के ऊपर, यानी सल्यूट के ऊपर। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करते हैं। डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल अटैक करते हैं डिस्पर्शन फेज के ऊपर, यानी बम्बार्डमेंट करवाते हैं। और ये बम्बार्डमेंट अनइक्वल होती है, अनइक्वल बम्बार्डमेंट होती है। और जैसे जैसे पार्टिकल का साइज जो होगा, पार्टिकल साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ये वाली जो ब्राउनियन मोशन है या ब्राउनियन मूवमेंट है, ये कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे ब्राउनियन मूवमेंट डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ पार्टिकल साइज, जैसे जैसे पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा ब्राउनियन मोशन डिक्रीज होगी। सो मस्ट रिमेंबर दिस। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन हैवियर जो सोल के पार्टिकल होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में, जो हैवियर पार्टिकल हैं वो लेट जो है ना नीचे सेटल डाउन होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। पहली तो बात हमने की ना कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, लेकिन जब हैवियर हो जाते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब बहुत ज़्यादा हैवियर हो जाएं तो फिर ऑब्वियसली होगा। और
जितने हैवी होंगे सोल के पार्टिकल वो उतने ही देर से नीचे बैठेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद है हमारे पास डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन कोलॉइडल पार्टिकल करते हैं, इट्स ओके, लेकिन एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन इनकी डिफ्यूजन स्लो होती है। ट्रू सॉल्यूशन की ज़्यादा होगी डिफ्यूजन, लेकिन डिफ्यूजन आपको पता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की कम होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, लाइट के हवाले से जो प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर पेपर में पूछा जाता है। प्रीवियस पेपर में भी पूछा हुआ था कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। तो टिंडल इफेक्ट की हेल्प से इसको हम करते हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एंड कन्वेइंग बीम ऑफ लाइट पास, जब एक सॉल्यूशन में से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन है और यहाँ से लाइट फॉल करवाई है, तो ये जो लाइट होगी ना, इसका पाथ इल्यूमिनेट होगा। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ स्टार्ट के ऊपर ही। तो हमें वो पाथ थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इट्स पाथ बिकम विजिबल, यानी इल्यूमिनेट होगा या विजिबल होगा, हमें लाइट जाती हुई नज़र दिखाई देगी कि यहाँ से गुजर रही है। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सम टाइम ना, जब हम घर में बैठे हों और बाहर सूरज चमक रहा हो, तो कोई होल वगैरह हो रूम में, तो वहाँ से जो लाइट आ रही होती है ना, वो नज़र आ रही होती है कि यहाँ से आ रही है, और उसमें हल्के हल्के पार्टिकल उड़ते हुए नज़र भी आ रहे होते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट की और भी हम एग्जांपल देखेंगे। फिर उसके बाद दिस वाज यूज्ड एज क्या है ये, सिगमेंडरी एंड पता नहीं क्या ये लफ्ज़ हैं जी, आप चेक कर लीजिएगा, इसको स्टॉप करके आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। इट इज़ ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जी, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो उस वक़्त हमें टिंडल इफेक्ट ऑब्ज़र्व होता है। उसके बाद हमारे पास चेक करें इसकी एग्जांपल। ये जो स्काई है ना, ब्लू हमें नज़र आता है, ये भी स्कैटरिंग की वजह से है, क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर होती है। ये जो हमें आसमान ब्लू नज़र आता है, ब्लू स्काई नज़र आता है, ये किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग किसकी हो रही है? ब्लू लाइट की हो रही है। ब्लू लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, जिस वजह से हमें ब्लू नज़र आता है। ओके हो गया। फ्रॉम वेंटिलेशन इन द डार्क रूम, ये वही बात होगी, लाइट कमिंग फ्रॉम किसी हॉल में से जब रूम में आ रही होती है तो वहाँ पे हमें ये नज़र आता है। उसके बाद एक और एग्जांपल भी है टिंडल इफेक्ट की, कि जब सन या सूरज गुरूब हो रहा होता है तो हमें जो है ना येलो सा रेड सा नज़र आ रहा होता है सन, तो वो भी टिंडल इफेक्ट की वजह से है। टिंडल इफेक्ट को टिंडल कोन इफेक्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, टिंडल कोन इफेक्ट या फैराडे टिंडल कोन इफेक्ट या टिंडल बीम, ये सारी की सारी इसकी नाम है। उसके बाद डिपेंड करता है कि टिंडल इफेक्ट कब होगा। पहली बार डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज़ नॉट मच स्मॉलर एज लैम्डा, यानी ज़्यादा डायमीटर छोटा नहीं होना चाहिए जैसा कि आने वाली लाइट की वेवलेंथ का होता है। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मस्ट डिफर लार्जली इन मैग्नीट्यूड, एक दूसरे से डिफर करने चाहिए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जी, तो उसके बाद है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। देखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस या इसको कैटाफोरेसिस का नाम भी देते हैं, कैटाफोरेसिस। बेसिकली इसमें होता यूँ है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं मूव करते हैं। ठीक है, जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो होते हैं वो मूव करते हैं। इट्स मीन कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें हम ट्रैवलिंग रेट को स्टडी कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल किस रेट से, ट्रैवलिंग रेट को स्टडी करते हैं इसकी के थ्रू। और इसी के थ्रू हम एक और चीज़ का पता चला सकते हैं कि साइन क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, साइन क्या है, मतलब चार्ज क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर।
ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ और, इसमें जो डिस्पर्शन फेज़ होता है ना, डिस्पर्स फेज़ होता है, यानी सल्यूट जो होता है, सल्यूट या आप इसको डिस्पर्स फेज़ का नाम दें, तो ये जो होता है ये मूव करता है, ठीक है, कैथोड या एनोड की तरफ। उसके बाद अगली चीज़ सुने, ये जो फिनोमिना है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शनेशन के लिए, यानी छोटे छोटे फ्रैक्शनेशन यानी छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए किसी भी चीज़ को या सल्यूट को। उसके बाद इसको हम प्रोटीन के एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गए और दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन बायोलॉजिकल इंटरेस्ट जो कंपाउंड होते हैं उनके एनालिसिस के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। आगे चेक कर लें जी, इलेक्ट्रोओस्मोसिस। दिस प्रोसेस एक्चुअली रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का रिवर्स है ये। एक चीज़ हो गई। मैंने यहाँ पे बात एक की थी कि इसमें क्या होता है कि जो डिस्पर्स फेज़ होता है वो मूव करता है। ये चेक करें, मैंने यहाँ पे बात की थी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डिस्पर्स फेज़ होता है वो मूव करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिक्विड मूव्स, यानी वो सॉल्वेंट या सॉल्वेंट को हमने दूसरा नाम क्या दिया था, डिस्पर्शन मीडियम का नाम दिया था। इसमें डिस्पर्शन मीडियम मूव करता है। तो दीज आर टू रिवर्स थिंग्स, ठीक है। इसमें एक में डिस्पर्स फेज मूव करता है, इसमें डिस्पर्शन मीडियम मूव करता है। और अगली बात वेरी सिंपल कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड ही का इस्तेमाल करते हैं हम, दोनों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। तो सेडिमेंटेशन को समझ लें जी, या सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, जो पार्टिकल होते हैं ना कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम क्या करते हैं, बाई फोर्स उनको हम नीचे बिठाने की कोशिश करते हैं, उनकी सेटलिंग डाउन करवाते हैं। इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। और इस दौरान जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसको हम सेडिमेंटेशन पोटेंशियल का नाम देंगे। ओके हो गया। और इसी प्रोसेस को हम डॉर्न इफेक्ट का नाम देते हैं, इसी को हम डॉर्न इफेक्ट भी बोलते हैं। और अगली चीज़ ये अगेन कि दिस इज़ अ रिवर्स प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा। ओके हो गया। उसके बाद आता है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। देखें, जो इलेक्ट्रोओस्मोसिस प्रोसेस है ना, उसमें हम ट्यूब इस्तेमाल करते हैं। उस ट्यूब में हम बाई फोर्स प्रेशर लगा के वाटर को, पानी को गुजार रहे होते हैं। और इस दौरान जो होता है ना, एक करंट की प्रोडक्शन होती है। और उसी जो करंट की प्रोडक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितना हम प्रेशर से मूव करवा रहे हैं ट्यूब में से किसी चीज़ को। और इस दौरान पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है इसको हम स्ट्रीमिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। उसके बाद अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए ना, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व ज़रूर होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन बहुत कम होती है। आपको पता होना चाहिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वेपर प्रेशर डिप्रेशन है। तो देखें, कोलाइडल पार्टिकल में ये ऑब्जर्व ज़रूर होती है लेकिन कम होती है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन की निस्बत कम होती है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज ज़्यादा हो जाता है। देखें जी, अगली बात, कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। कोगुलेशन पीछे भी हम बातें कर चुके हैं कि कोगुलेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सेटल डाउन करवाना। और फ्लोकुलेशन, अगर वही जो सब्सटेंस है, कोगुलेटेड सब्सटेंस, वो अगर तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, तो उसको फ्लोकुलेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। द कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहले भी हमने बातें की हैं अपने लेक्चर के दौरान ही कि जो स्टेबिलिटी है ना कोलाइडल सॉल्यूशन की, वो इस वजह से है कि उनके ऊपर चार्जेस होते हैं।
और उसी चार्जेस की वजह से कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर रिपल्शन होती है और वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाती और ना ही कोगुलेट होती है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम ये चार्ज जो है वो रिमूव करवा दें तो फिर प्रेसिपिटेशन होएगी और उस प्रेसिपिटेशन की वजह से कोगुलेशन हो जाएगी। दिस इज नोन एज कोगुलेशन। और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अब ये जो चार्ज को रिमूव करना है किसकी हेल्प से करना है, हमने कुछ ना कुछ बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ही वो न्यूट्रलाइज होगा। चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है बाय एडिंग अनदर इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कितनी अमाउंट उसकी डालेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू काज पीपीटी 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड कोगुलेशन वैल्यू। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, कोगुलेशन वैल्यू यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि रिक्वायर्ड है उस कोलॉइडल सॉल्यूशन यानी 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को कोआगुलेट करने के लिए, उसको बिठाने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हम इलेक्ट्रोलाइट की डालते हैं उसको हम कोगुलेशन वैल्यू या फ्लैकुलेशन वैल्यू का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब जो रेसिप्रोकल है कोगुलेशन का इज रिगार्डेड एज कोआगुलेशन पावर या कोआगुलेटिंग पावर। सो मस्ट रिमेंबर दैट जो स्टेबिलिटी होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की वो किस वजह से है, जो उनके ऊपर चार्ज है। चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपल्शन करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव वाले पॉजिटिव को रिपेल करेंगे, नेगेटिव वाले नेगेटिव को रिपेल करेंगे। इस वजह से वो स्टेबल होती है और प्रेसिपिटेट नहीं बन सकते उसके। लेकिन अगर उस चार्ज को हम न्यूट्रलाइज कर दें किसी तरीके से बाय एडिंग अनदर इलेक्ट्रोलाइट तो वो फिर क्या होगा, फिर कोगुलेशन हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और फिर 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन को जितनी ज़रूरत होती है इलेक्ट्रोलाइट की कि वो कोगुलेट हो जाए, उस वैल्यू को हम कोगुलेशन वैल्यू या फ्लैकुलेशन वैल्यू का नाम देते हैं। और उसका रिवर्स क्या होता है, कोगुलेटिंग पावर। जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट इज दैट हार्डी-स्क्यूज रूल। हार्डी-स्क्यूज रूल जो है ये कहता है कि भाई साहब आपने कोआगुलेट किया है ना, हमने भी न्यूट्रलाइज किया है कोलॉइडल सॉल्यूशन को, तो कहता है कि जो पावर है ना, जो पावर है किसी आयन की या किसी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं यार, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की जो पावर होगी ना वो डिपेंड करेगी वैलेंसी के ऊपर। जिस इलेक्ट्रोलाइट को इस्तेमाल करते हुए हम न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को, उसकी पावर डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर। जितनी वैलेंसी ज़्यादा होगी उतनी उसी की कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। अब वैलेंसी आपको पता है चार्ज होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ये चेक कर लें, SI +4 के साथ है, +3 के साथ है, +2 के साथ है और +1 के साथ है। तो इट्स मीन कि जिसकी वैलेंसी यानी +4 ज़्यादा है तो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। यानी इसमें से कौन सा आयन ज़्यादा कोआगुलेशन शो करेगा, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा। इसी तरह नेगेटिव में केस में भी -4 -3 -2 -1, तो इसकी वैलेंसी भाई साहब ज़्यादा है। तो इट्स मीन कि मोर पॉजिटिव चार्ज या मोर नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन होगा या इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ज़्यादा कोआगुलेशन शो करेगा। दिस इज कॉल्ड हार्डी-स्क्यूज रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेक करें जी, एक हमने पढ़ी लियोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक हमने पढ़ा लियोफिलिक। हमने पढ़ा कि ये जो होती है ना ये कोआगुलेट हो सकती है और ये जो नहीं होती। अगर ये होती है तो इट्स मीन कि ये वाली इसमें हम डाल के तो इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
यानी हम लियोफोबिक में लियोफिलिक थोड़ी सी ऐड कर दें तो वो प्रोटेक्ट हो सकती है। तो इट्स मीन कि इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन एक्शन, ठीक है। और ये क्या होगी फिर, जिसने दूसरे को प्रोटेक्ट किया है, कोआगुलेट होने से बचाया है, तो इसको बोलते हैं भाई साहब प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। यानी एक चीज़ कोआगुलेट हो जाती है, एक नहीं होती, तो जो बेचारा, जैसे एक अमीर है गरीब है, तो अमीर जो है वो गरीब की थोड़ी हेल्प करके दोनों स्टेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं, ये जो फिनोमिना है ना, इसको हम गोल्ड नंबर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड नंबर होता है कि वो मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, यानी प्रोटेक्टिव कोलॉइड कौन सी है, लियोफिलिक कोलॉइड के वो नंबर ऑफ मिलीग्राम जो कि जिनकी ज़रूरत होती है टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं गोल्ड नंबर, ठीक है। गोल्ड नंबर वैल्यू इट्स मीन कि गोल्ड नंबर उसको बोलते हैं कि जितनी हम डालते हैं किसी लियोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में लियोफिलिक सॉल्यूशन, इसको हम गोल्ड नंबर का नाम देते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि जिसका जितना गोल्ड नंबर कम होगा ना, स्मॉलर द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्शन पावर। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, एक है हमारे पास गिलेटिन और इसका जो गोल्ड नंबर है ना वो है 0.005। इसी तरह हमारे पास है एल्बोमीन और इसका जो गोल्ड नंबर है वो है 0.08। और इसी तरह हमारे पास स्टार्च है और इसका गोल्ड नंबर है 25। तो इन तीनों में से आपसे कोई पूछे कि कौन सा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, तो आप सिंपल कह सकेंगे भाई ये जो ऊपर वाला है इसकी वैल्यू बहुत कम है, गिलेटिन की गोल्ड नंबर वैल्यू बहुत कम है, तो इट्स मीन दैट्स अ गुड प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ठीक है। गिलेटिन इज एडेड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम में गिलेटिन को ऐड किया जाता है टू प्रोटेक्ट कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम कोआगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मीन के इमल्जन, ठीक है। दे इंक्लूड जेल होती है, लिक्विड एंड इमल्जन। मैक्रोमॉलिक्यूल में जेल आती है और इमल्जन आती है, ठीक है। द डिमेंशन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल लाइज इन द रेंज 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दे आल्सो शो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं ये वाले। उसके बाद दे डू नॉट शो इलेक्ट्रोफोरेसिस बिकॉज दे हैव नो एनी चार्ज। ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जेल और इमल्जन ये दोनों न्यूट्रल होते हैं और ये टिंडल इफेक्ट थोड़ा सा शो करते हैं, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का फिनोमिना शो नहीं करते। ओके हो गया। उसमें इमल्जन है सबसे पहले। इमल्जन लिक्विड और लिक्विड का आपस में सॉल्यूशन होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड, उसको हम इमल्जन का नाम देते हैं। टाइप्स ऑयल इन वाटर इमल्जन, वाटर इन ऑयल, ठीक है। ऑयल इन वाटर इमल्जन, दोज इमल्जन इन विच ऑयल इज डिस्पर्स फेज, यानी जो ऑयल होगा वो सल्यूट होगा और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा। इट्स मीन कि यहाँ पे ऑयल जो है ये सल्यूट है यानी कम मिकदार में है, डिस्पर्स फेज है और ये ज़्यादा है यानी सॉल्वेंट है यानी डिस्पर्शन मीडियम है। इसी तरह वाटर इन ऑयल, यानी ये हमारे पास वाटर कम होगा और ये ऑयल जो होगा ये
मोर होगा, यानी डिस्पर्शन मीडियम होगा। इमल्सिफिकेशन क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन जिसमें हम इमल्जन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं हम बिटवीन दी ऑयल, दो हमने पढ़ी है ना इमल्जन, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, तो हम इन दोनों में फ़र्क कैसे कर सकते हैं? दो मेथड हैं, एक डाई मेथड है। हमने क्या करना है, लेट से इधर इमल्जन ले लिए, दो है ना तो कोई अननोन होगी। हम क्या करते हैं इसमें वाटर सॉल्युबल नहीं, ऑयल सॉल्युबल जो है ना, ऑयल सॉल्युबल डाई इसमें ऐड करते हैं, ऑयल सॉल्युबल डाई इसमें ऐड करते हैं। अगर इस इमल्जन का कलर जो है वो जस्ट लाइक इस जैसा आ गया, जैसे हमने ऑयल सॉल्युबल डाई इस्तेमाल की है, ये डाई इस्तेमाल की है और इस इमल्जन का कलर उसी तरह का हो गया, तो इट्स मीन कि जो यहाँ पे इमल्जन है ना वो कौन सी है? ऑयल इन वाटर। इमल्जन यहाँ पे कौन सी है? वाटर इन ऑयल, सॉरी। मतलब ये है सिंपल कि ऑयल सॉल्युबल डाई है ना तो मोर ऑयल होना चाहिए। मोर ऑयल मीन के वाटर ओवर ओ है, यानी इमल्जन कौन सी है? वाटर इन ऑयल। तो अगर ये कलर नहीं आया तो फिर क्या होगी? कलर मतलब डाई सॉल्युबल ऑयल सॉल्युबल डाई हमने ऐड की है, उसका कलर में कोई चेंज नहीं आया, तो इट्स मीन कि वो ऑयल में वाटर है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर ज़्यादा ऑयल होगा ना तो फिर कलर ये वाला होगा। उसके बाद दूसरा मेथड है कंडक्टेंस मेथड। कंडक्टेंस मेथड सिंपल है कि अगर तो डालने से एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालें इमल्जन में, अगर उसकी कंडक्टेंस बढ़ती है तो इट्स मीन के इमल्जन इज़ ऑयल इन वाटर, अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता तो वाटर इन ऑयल। ओके हो गया। कंडक्टेंस कैसे बढ़नी है? वाटर है ना, तो वाटर में जब हम एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इट्स मीन कि इसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, तो ऑयल इन वाटर, अदरवाइज वाटर इन ऑयल। नेक्स्ट है जी हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट का मतलब है कि जो सब्सटेंस दैट लोअर्स इंटरफेशियल टेंशन, यानी ये है कि हमने जब इमल्जन बनानी है ना तो इमल्जन में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हम कोई इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इट्स मीन कि इमल्सिफाइंग एजेंट वो होगा जो कि हेल्प आउट करेगा, यानी दो फेज़ है ना उन फेज़ के दरमियान की जो टेंशन है ना उसको कम करेगा, ताकि लिक्विड दोनों जो है ना वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, ठीक है। तो ये हेल्प आउट करता है टू फॉर्म अ इमल्जन। इसमें हम सोप, डिटर्जेंट, प्रोटीन या गम वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। और इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो हेल्प आउट कर रहा है टू मेक इमल्जन। इट्स मीन कि ये कोआगुलेशन को कम करता है, यानी कोआगुलेशन से बचाता है। मुख्तलिफ फैक्टर हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन को जो बताते हैं, थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव फिल्म है, कम्पैक्टनेस ऑफ द थिन फिल्म है, प्रोटेक्टिव फिल्म है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, विस्कोसिटी है, डिफ्यूजन एंड कंसंट्रेशन बिटवीन टू लिक्विड्स है। डीमल्सिफिकेशन, डी एक होता है इमल्सिफिकेशन यानी प्रोसेस इन विच वी कैन मेक द इमल्जन, लेकिन डीमल्सिफिकेशन यानी जिसमें हम इमल्जन से एक बनी हुई इमल्जन है उससे हम अपने दोनों यानी डिस्पर्स फेज़ को और डिस्पर्शन मीडियम को दोनों को सेपरेट आउट कर दें, यानी उसके इमल्जन को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में दोबारा ले जाएं। इसको बोलते हैं डीमल्सिफिकेशन। इसके मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग कर सकते हैं, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जेल या जेलीज़ जी। तो जेल एंड जेली, जेली जो है कॉमन नेम है जेल का। जेल हमने पहले भी बात की थी कि ये सेमी अरेंज्ड सॉलिड होता है,
ठीक है। और ये सस्पेंशन होती है बेसिकली, और लिक्विड और सॉलिड इसमें दोनों मिक्सअप होते हैं। ठीक हो गया। और थोड़ा सा डिफरेंस इसका चेक कर लें, इसको आप स्टॉप करके थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। इलास्टिक जेल हो सकती है, नॉन इलास्टिक हो सकती है। इलास्टिक वो होती है जो कि चेंज टू सॉलिड मैस ऑन डिहाइड्रेशन, जब इसकी करें तो सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाए, विच कैन बी चेंज बैक टू ओरिजिनल फॉर्म विद वाटर। वाटर के साथ दोबारा वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन ये मैस में तो कन्वर्ट हो जाती है डिहाइड्रेशन के ऊपर, बट ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आती। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा जी कुछ मैं आपको यहाँ पे यूज़ बता देता हूँ। जी तो कुछ हम इसके इस्तेमाल देखते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखें जो ऑर्डिनरी वाटर होता है ना, वो उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, इसी को हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब पोटाश एलम इस्तेमाल करते हैं, पोटाश एलम डालते हैं, तो पोटाश एलम में मौजूद होता है एलुमिनियम +3 के साथ। जैसे ही ये हम एलुमिनियम +3 डालते हैं पोटाश एलम, तो क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो चार्ज हैं। हमने पहले ही बात की है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज पार्टिकल्स, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और इस वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं, उनकी कोआगुलेशन हो जाती है, बाकी पानी ठीक हो जाता है। इसी तरह मेडिसिन में जो बहुत सारी मेडिसिन है वो कोलॉइडल फॉर्म में प्रिपेयर की जाती हैं, वो इस वजह से कि उनकी असिमिलेशन अच्छी होती है, यानी वो अच्छे तरीके से हज़म हो जाती हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बेहतर होती है। देखें जो होता है ना पोल्यूशन कंट्रोल में कैसे इस्तेमाल होती है। देखिए जो स्मोक होता है ना, स्मोक वो एक्चुअली कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसमें कार्बन पार्टिकल होते हैं हवा में। तो क्या होता है कि हमने जो चिमनीज़ लगाई होती हैं ना, उनके ऊपर हमने लगाए होते हैं, चिमनीज़ के ऊपर ऐसा सिस्टम डेवलप किया होता है कि वहाँ पे कोआगुलेशन का फिनोमेना होता है। कोआगुलेशन मीन कि वहाँ पे जो कार्बन होती है वहाँ पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और बाकी जो है ना कार्बन फ्री हवा जो है या स्मोक है उसको छोड़ा जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कोट्रल डस्ट प्रेसिपिटेशन। ठीक है। इसी तरह फोटोग्राफी की जो फिल्म होती है वो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो इसमें भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह डेल्टा फॉर्मेशन। जी तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन बेसिकली एक होता है सी यानी समंदर, एक होता है रिवर। अब रिवर से पानी जाता है समंदर में जाके गिर जाता है। ठीक है, हमें पता है कि ये जो समंदर का पानी है ये रिच होता है इन मतलब मिनरल इसमें ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो रिवर वाटर होता है इसमें क्ले होती है, मट्टी वगैरह होती है। जब ये क्ले और ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो ये जो होता है क्ले ये कोआगुलेट होता है। क्ले जो होती है वो कोआगुलेट हो जाती है और ये फर्टाइल होती है। ये लेयर जो बन जाती है ये फर्टाइल होती है, ज़रखेज़ होती है, इसको डेल्टा फॉर्मेशन का नाम देते हैं। इसी तरह ब्लू कलर इन ऑफ स्काई, ब्लू लाइट स्कैटर होती है, सनसेट सीन टू बी रेड, वो रेड क्यों हमें दिखाई देता है, या पानी जो हमें समंदर का नज़र आता है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये सारे के सारे टिंडल इफ़ेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद केमिकल वारफेयर। केमिकल वारफेयर में कैसे, देखिए जंग के दौरान आपको पता है कि एक्सप्लोजन होते हैं, धमाका वगैरह होता है, और धमाके के नतीजे में क्या निकलता है, स्मोक निकलता है प्लस मिस्ट निकलती है। ये दोनों चीज़ें जब निकलती हैं तो ये आँखों को धुंधला करती हैं। ठीक है, और इनमें ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, यानी कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलॉइडल पार्टिकल हैं, तो ये इंसान के लिए हार्मफुल हैं। इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर हम करते हैं मास्क इस्तेमाल करते हैं, गैस मास्क इस्तेमाल करते हैं।
गैस मास्क इस्तेमाल करते हैं। इस गैस मास्क में क्या होता है, चारकोल होता है, और आपको पता है कि चारकोल एज ए एब्जॉर्बेंट काम करता है और वो जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उनको कोआगुलेट करवा देता है। इस तरह से इंसान सेव रहता है। तो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू कोलोइडल सॉल्यूशन। बेसिकली मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इतनी शॉर्ट टाइम में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना इट्स सो डिफ़िकल्ट, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक इंसान, अगर आप इंडिविजुअली ऐसे पर्सन हैं जिसने पहले ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तो आप अगर पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट भी हैं ना, तो आपको 1 डे पूरा का पूरा एक चैप्टर के ऊपर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं जिसको वो ऑलरेडी चैप्टर आता हो, तो आप उससे वो चैप्टर 1 से लेके 1.30 यानी 1 घंटा से लेके 1.5 घंटे के दौरान उससे आप सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। सिंपल सा फिनोमिना है यार कि एक बंदा है, उसने पढ़ के थोड़ी मेहनत की है, सोच विचार करके किसी पॉइंट के ऊपर पहुंचा है। तो जो नया बंदा है वो तो जाके मेहनत करेगा, एफर्ट लगाएगा, फिर उस पॉइंट पे पहुंचेगा। तो जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते थे ना, तो जब मिड वगैरह या फाइनल वगैरह के पेपर होते थे, मैं मोस्टली मेरे क्लास फेलो थे दो, वो पढ़ते थे बहुत ज़्यादा। तो वो जब पढ़ लेते थे ना, सारी तैयारी कर लेते थे, तो मैं उनके पास चला जाया करता था। नो डाउट मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन मैक्सिमम मैं उनके पास जाके, तो वो आपस में पढ़ते थे, डिस्कस करते थे कॉन्सेप्ट, और मैं सिर्फ सुन के ही जो है ना पेपर दे देता था। इसका मतलब ये है बताने का बात कि एक बंदा जिसने ऑलरेडी पढ़ा है उसने पॉइंट अखज़ कर लिए हैं, इसलिए वो अखज़ किए हुए पॉइंट आपको बयान कर रहा है। तो इसलिए इन लेक्चर्स को लाइट नहीं लेना, अच्छे अंदाज में करते जाएं। बेस्ट ऑफ लक।